स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा पूरा अकाउंट्स एक इक्वेशन पर बेस्ड है और वो इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस इक्वेशन को तो हमने कहा था हम बाद में समझेंगे, लेकिन अब हम इसके एसेट्स और लायबिलिटीज एस्पेक्ट को समझने के बाद इसके लास्ट एस्पेक्ट यानी कैपिटल को समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये कैपिटल क्या है। See the definition: amount invested by the proprietor or owner in the business. कैपिटल वर्ड ऐसा है जो आप अगर बिजनेस फैमिली से है तो आपने वर्ड बहुत ही ज्यादा अपने घरों में भी सुना होगा। तो कैपिटल का मतलब जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया उसे बोलते हैं। अब आप इसमें देखिए, एक वर्ड हमने यूज किया प्रोप्राइटर, एक वर्ड यूज किया ऑनर। स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटर एंड ऑनर इज वन एंड द सेम थिंग। प्रोप्राइटर कौन है? जो भी बिजनेस को चलाता है। बच्चों, बिजनेस तो एक नॉन लिविंग थिंग है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई पर्सन होगा, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग होगा। तो जो भी पर्सन बिजनेस को चलाता है, जो भी पर्सन बिजनेस को ऑपरेट करता है, जो भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस का ऑनर यानी बिजनेस का मालिक, या फिर उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। ओके, तो चलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और ऑनर इन द बिजनेस। एक जैसे हमने लिया शुभम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। चलिए अब इस पिक्चर में हम इसको थोड़ी देर के लिए शुभम मान लेते हैं। दिस पर्सन इज सपोज शुभम। तो शुभम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। शुभम ने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। तो अब आप देखिए, इसको हम एग्जांपल में लेंगे कि फॉर एग्जांपल शुभम के पास उसके फादर ने उसको 10 लाख रुपीस गिफ्ट किया कि बेटा चलो कोई बात नहीं है, मैं 10 लाख रुपीस आपको देता हूं और आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो शुभम ने 10 लाख रुपीस आप देख सकते हैं कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट किया। अब एक चीज इसमें हम और ऐड कर सकते हैं कि शुभम के ग्रैंडफादर का किसी दूसरे सिटी में सपोज यही बिजनेस है, ठीक है। ग्रैंडफादर ने शुभम को कहा कि क्योंकि तुम वही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो मेरा ऑलरेडी है, तो आप एक काम करो शुभम, मैं आपको 3 लाख रुपीस का स्टॉक देता हूं एज गिफ्ट। तो ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने शुभम को 3 लाख रुपीस का स्टॉक गिफ्ट कर दिया। शुभम ने वो स्टॉक क्या किया? बिजनेस में लगा दिया, मतलब वो स्टॉक भी बिजनेस में चला गया। देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसकी हमारी बिजनेस की पिक्चर है और इसमें कैश चला गया जो पापा से मिला था। ग्रैंडफादर से जो 3 लाख रुपीस का ये स्टॉक मिला है, हमने स्टॉक की फॉर्म में दिखाया ये बॉक्स। उसके बाद ममा ने कहा कि बेटा आपके शोरूम पे क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर आएंगे, कुछ बिजनेस डीलिंग्स होंगी, उसके लिए आपको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास घर में एक सोफा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जिसकी हमें एक स्पेयर है, हमें नहीं चाहिए, तो आप ये सोफा अपने फर्नीचर की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो इन्होंने ये सोफा घर से ले लिया, आप देख सकते हैं होम की पिक्चर है। तो ये कहाँ चला गया? बिजनेस में चला गया। अब आप देखिए इस एग्जाम्पल में कि शुभम ने 10 लाख रुपीस तो सीधा कैश बिजनेस के लिए यूज किया, 3 लाख रुपीस का स्टॉक बिजनेस में घर से चला गया, 2 लाख रुपीस का एक फर्नीचर आइटम घर से चला गया। तो आप ये देखिए कि बिजनेस में शुभम ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, टोटल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हो गई 15 लाख रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द टोटल। अब हम क्या कहेंगे? कैपिटल हम सिर्फ 10 लाख को नहीं कहेंगे, सिर्फ करेंसी को नहीं कहेंगे, जो काइंड्स की फॉर्म में गया उसको भी हम क्या कहेंगे कि वो भी कैपिटल इन्वेस्ट हो गई। तो बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हो गई? 15 लाख रुपीस। तो आई होप पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक पॉइंट मैं इसमें क्लियर करूंगी कि अगर शुभम इसके साथ मान लो कोई 5 लाख रुपीस का बैंक से लोन ले लेता है, तो उस लोन को हम कैपिटल का पार्ट नहीं कहेंगे। हालांकि वो भी बिजनेस में पैसा लग गया, लेकिन वो
एक लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, और कैपिटल जो है वो इंटरनल लाइबिलिटी है, तो इसलिए लोन को और कैपिटल को अलग रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ यू सी स्टूडेंट्स, देयर आर 3 अदर नेम्स यूज फॉर द वर्ड कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी, ये हम कंपनीज के केस में ज्यादा यूज करते हैं, ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। और नेटवर्थ और नेट एसेट्स। नेट, ये मैं 11th क्लास में कहना चाहूंगी आपको स्टूडेंट्स, इन क्लास 11 these terms are not so much common in theory questions, it can be asked in your MCQs, but in class 12 and in your senior classes ये बहुत ज्यादा ये टर्म्स यूज होंगी। ये तीनों टर्म्स, ऑनर्स इक्विटी, नेटवर्थ और नेट एसेट्स, ये तीनों टर्म्स की आपको क्लास 12 में न्यूमेरिकल्स करते वक्त जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये तीनों नेम्स आपको पता होनी चाहिए, ऑनर्स इक्विटी, नेटवर्थ एंड नेट एसेट्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक और टर्म यूज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक नई टर्म सीख रहे हैं, ड्राइंग्स। एक मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि दे यूज द वर्ड ड्राइंग। देयर इज नो ड्राइंग वर्ड इन द अकाउंट्स वोकैबुलरी। अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग नाम की कोई टर्म नहीं है, इट इज ऑलवेज ड्राइंग्स। ओके, ड्राइंग्स ही वर्ड है अकाउंट्स का। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए, अब आप मेरे अगर इधर जो हमने इस विजुअल इफेक्ट दिखाया है, आप इसमें नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स कि एरोस कहाँ जा रहे हैं। ये हमारा बिजनेस है और बिजनेस से ये करेंसी, कुछ कैश और कुछ ये स्टॉक, गुड्स वगैरह घर पे जा रहे हैं, तो ये हो जाती है, ये ड्राइंग्स हो जाती है। पिक्चर से ही काफी कुछ क्लियर हो गया। तो अब हम जरा इसको डेफिनेशन में आते हैं। एनी कैश और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से विड्रॉ किए, बिजनेस से निकाले, किस लिए निकाले? फॉर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। अब बच्चों देखो, हमारे पास जितना भी पैसा होता है नॉर्मली जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एक बार हमारे पास जितने भी फंड्स होते हैं हम एक बार सारा बिजनेस में लगा देते हैं ताकि हमें लोन कम से कम लेना पड़े। तो अब आप ये बताओ कि जब घर का सारा पैसा जितना भी होता है वो एक बार बिजनेस में लग जाता है, तो घर को चलाने के लिए, घर भी तो चलाना है, तो घर को चलाने के लिए जब पैसों की जरूरत होगी तो कहाँ से आएंगे? ओके, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? ऑफ कोर्स बिजनेस से बीच बीच में थोड़े थोड़े पैसे मांगे जाएंगे। ओके, तो बिजनेस से जब भी पैसा, एक बार बिजनेस में घर का पैसा जब बिजनेस में लगा था, घर का पैसा बिजनेस में लगा तो वो बन गई कैपिटल। अब वो पैसा बिजनेस का हो गया, और जब वो पैसा बिजनेस का पैसा जब घर पे आ रहा है कुछ एक्सपेंसेस को, पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। ओके, जैसे आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा होगा, तो आप लोग अपनी स्कूल फी पे करते हो, तो स्कूल फी आप पापा से लेते हो, पापा बिजनेस में से पैसे निकालते हैं और आपको फी पे कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग्स। मम्मा अपने घर की ग्रोसरी खरीदने के लिए या और भी बहुत कुछ सामान खरीदने के लिए जो भी पैसे बिजनेस से पापा से मांगती है, पापा वो पैसा बिजनेस से विड्रॉ करके देते हैं, तो उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आगे देखिए, क्योंकि मैंने अपनी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था अपने पिछले प्रेजेंटेशन में कि हम अकाउंट्स बिजनेस के बनाते हैं, बिजनेसमैन के नहीं बनाते। तो अगर बिजनेस घर का पैसा घर पे आ रहा है तो उसका भी अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब एक और एग्जांपल लेंगे, कैश का एग्जांपल तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक का। मान लीजिए अब आपका कारपेट का बिजनेस है फॉर एग्जांपल। ओके, अब इसका कारपेट का बिजनेस है और मम्मा ने घर में हवन पूजा वगैरह रखवाई, पंडित जी आए, एक राम पंडित जी आए, एक श्याम पंडित जी आए, 2 पंडित जी आए। राम पंडित जी ने मॉर्निंग में पूजा की फैक्ट्री में, ठीक है, राम पंडित जी फैक्ट्री के पास रहते थे, पंडित जी आए, उन्होंने पूजा की, हवन की। पापा ने फैक्ट्री में पूजा हुई, फैक्ट्री की बेटरमेंट के लिए, पापा ने उन्हें एक कारपेट गिफ्ट कर दिया रेड कलर का। ओके, उसके बाद इवनिंग में श्याम पंडित जी घर के पास रहते हैं, श्याम पंडित जी घर पे आए, उन्होंने एक पूजा की, मम्मा ने उनको एक कारपेट, पापा को कहा प्लीज और फैक्ट्री से एक कारपेट ला दो, पापा ब्लू कलर का एक कारपेट ले आए, वो श्याम पंडित जी को गिफ्ट कर दिया गया।
ओके, सेम कारपेट, सब कुछ वैल्यूज कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल में क्लियर करना चाहूंगी, जो फैक्ट्री में हवन के लिए दिया गया वो चैरिटी एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, बिजनेस के एक्सपेंसेस में आएगा। लेकिन जो श्याम पंडित जी को जो घर पे हवन कराने के लिए दिया गया वो पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा और वो बिजनेस एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दैट विल बी इंक्लूडेड इन ड्रॉइंग्स, क्योंकि उसको पर्सनल हो गया। पॉइंट इज क्लियर। किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को कुछ भी अगर गिफ्ट दिया जाता है तो वो पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। So I hope drawings is absolutely clear to you. It may be in the form of cash or it may be in the form of goods. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स। ये सारी हम पीपीटीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम इसके बाद एक नया टॉपिक पकड़ेंगे, गुड्स। हालांकि गुड्स एक ऐसी टर्म है जिसको हम अपने पहले के लेक्चर्स में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं रफली। आज हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब एक नई टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, गुड्स। गुड्स आर द कमोडिटी इन विच बिजनेस डील्स। वेरी इजी, बहुत इजी टर्म है। जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जो जिस कमोडिटी में हम डील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा कारपेट का बिजनेस है, तो हमारे लिए गुड्स क्या हो गए बच्चों? कारपेट्स। सिमिलरली शुभम ट्रेडिंग कंपनी ने स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टेशनरी उसका क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो आप समझ गए, आई होप। आगे बढ़ते हैं। गुड्स, इसको मैं थोड़ा सा भी और जैसा एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ गुड्स को लेकर, कि इट मे बी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, यानी फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन होता है, हमारी फैक्ट्री है। और ये भी हो सकता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, हमारी ट्रेडिंग है। व्हाट इज दिस ट्रेडिंग कंसर्न? कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, मार्केट में हम मैन्युफैक्चरर से होलसेल में गुड्स खरीदते हैं, आगे रिटेलर्स को दे देते हैं, या हम रिटेलर हैं, होलसेलर से खरीदते हैं और कस्टमर्स को आगे डायरेक्टली गुड्स दे देते हैं। कहने का मतलब हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है। रेडीमेड गुड्स खरीदते हैं, आगे एज इट इज सेल कर देते हैं। तो ये हो गई ट्रेडिंग। अब एक बात बताइए, ट्रेडिंग के लिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जैसे मान लीजिए हमारा सपोज शर्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं, हमारा गारमेंट्स का शोरूम है, हम कोई शर्ट्स बनाते नहीं है, हम सिर्फ शर्ट्स रेडीमेड खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से और आगे रिटेलर्स को होल से आगे हम सेल कर देते हैं। तो आगे देखिए, रिटेलर्स को सेल करते हैं या कस्टमर्स को, जिसको भी करते हैं, लेकिन हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। तो हमारे लिए वो जो शर्ट्स है, क्योंकि हमारा गारमेंट का बिजनेस है, तो वो जो शर्ट्स हैं, जो गारमेंट्स हैं, वो हमारे क्या हो गए? गुड्स। लेकिन अगर हमारी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती, एग्जाम्पल चेंज, हमारी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री है, हमारी शर्ट्स बनती है वहां पे, तो उस केस में जो हम मान लीजिए रेडीमेड कपड़ा, फैब्रिक खरीदते हैं और हमारे यहाँ पे शर्ट स्टिच होती हैं, हमारी फैक्ट्री में शर्ट स्टिच होती हैं, तो जो बटन्स लगते हैं उसके ऊपर, तो वो जो बटन्स हैं या वो जो फैब्रिक है या वो धागा, यार्न जो शर्ट्स को स्टिच करने में यूज होता है, ये सब हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? रॉ मटेरियल। तो उस केस में जो रॉ मटेरियल है वो भी हमारे गुड्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल लिया हमने, ट्रेडिंग कंसर्न का लेंगे एग्जाम्पल हम। आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर बच्चों एक गारमेंट स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गारमेंट स्टोर है, ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, तो इसके लिए गारमेंट्स के लिए गुड्स क्या हो गए? ये जो गारमेंट्स हैं, गारमेंट शॉप है, इसके लिए गारमेंट्स क्या हो गए? गुड्स हो गए। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई फर्नीचर पड़ा है, यहाँ पे अगर आप ये फर्नीचर देख पा रहे हैं, तो फर्नीचर क्या है? उसकी गुड्स नहीं है, फर्नीचर क्या है? एसेट, क्योंकि फर्नीचर उसने सेल करने के लिए नहीं खरीदा। आइए इससे बेटर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। चलिए अब देखिए, इस पिक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने दो एग्जांपल्स लिए, एक गारमेंट शॉप का, एक फर्नीचर शॉप का। चलिए अब इसमें हम लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, एक पर्सन है राहुल,
राहुल की गारमेंट शॉप है, आप देख सकते हैं मेंस वियर का बिजनेस है राहुल का। तो आप इसमें यहाँ पे इस पिक्चर में बहुत अच्छे से देखिए ड्रेसेस, मेंस वियर के कुछ ड्रेसेस हैंग की हुई हैं। तो ये जो ड्रेसेस हैं ये गारमेंट शॉप है, तो ये इनके क्या हो गई, ये ड्रेसेस इनकी क्या हो गई, गुड्स। ओके, अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ फर्नीचर भी इस पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है, सोफा है, टेबल है, ड्रेसेस को दिखाने के लिए टेबल, वो काउंटर है, फर्नीचर का टेबल है दूसरे वाला। तो ये जो फर्नीचर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, ये हमने किसी कस्टमर को सेल नहीं करना, चाहे कस्टमर को कितना पसंद आ जाए, कस्टमर मांगेगा ही नहीं पहली बात तो। और यहाँ पे आकर गारमेंट शॉप है तो ऑफ कोर्स कस्टमर किस चीज का ऑर्डर देगा, गारमेंट्स का ऑर्डर देगा। तो ये फर्नीचर जो है ये हमारा एसेट है, लेकिन जो गारमेंट्स है, जो ड्रेसेस हैं, वो हमारे गुड्स हो गए। इसी के पैरेलल मैंने इंटेंशनली हमने इस प्रेजेंटेशन में आपको फर्नीचर शॉप का एग्जांपल लिया। अब ये एक फर्नीचर शॉप है, आप देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये सोफा पड़ा हुआ है। अब ये क्योंकि ये फर्नीचर शॉप है तो यहाँ पे ये फर्नीचर जो है, ये सोफा जो है, ये गुड्स बन गया क्योंकि एक फर्नीचर शॉप है। ये सोफा गारमेंट शॉप में हो गया एसेट और एक फर्नीचर शॉप में हो गया गुड्स, क्योंकि यहाँ पर गुड्स क्या कहलाएंगे, गारमेंट्स। आई होप पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब हम बात गुड्स की करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हम बात करना चाहेंगे स्टॉक की। ओके, इससे रिलेटेड टर्म है स्टॉक। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं मैम गुड्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, तो अब आगे की स्लाइड्स में हम बिल्कुल अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेलिंग बट लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। बच्चों, अब हमने कहा कि जैसे हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो हमने बहुत सारा गुड्स खरीदे क्योंकि हमारे गारमेंट्स हमारे क्या हो गए, इसमें गुड्स हो गए। बट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं, इनकम टैक्स वालों को दिखाने हैं, अपने लैंडर्स को दिखाने हैं, क्रेडिटर्स को दिखाने हैं, प्रोप्राइटर ने खुद देखना है अकाउंट्स को अच्छे से। तो वो ये देखना चाहेगा कि मेरे गुड्स का कौन सा पार्ट है जो भी अनबिका रह गया, मतलब अनसोल्ड रह गया, जो क्योंकि जरूरी नहीं है हम जितना गुड्स हमारे पास हो वो सारा का सारा बिक जाए, कुछ ना कुछ स्टॉक गुड्स ऐसा रहता है जो नहीं सेल हो पाता एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसकी लिस्ट बनती है, तो उसके अंदर वो सामान आ जाता है जो सेल नहीं हो पाया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और ये कैलकुलेशन की जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे और आगे मैं बताऊंगी जो स्टॉक होता है पुराने बिजनेस में, जो बिजनेस एकदम न्यू होता है उसमें नहीं, जो बिजनेस थोड़ा सा पुराना हो जाता है, 1 साल पुराना हो जाता है, तो उसमें हम स्टॉक को बाइफरकेट कर देते हैं 2 पार्ट्स में, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर है बिजनेस का, तो जब 1 ईयर कंप्लीट हुआ, सपोज वी आर, बिकॉज इन इंडिया मैक्सिमम अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स एट 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो 31 मार्च के वक्त पे हमें लास्ट डेज में ईयर एंड आने पर हमने अपने स्टॉक का कैलकुलेशन किया, और जो स्टॉक हमारा अनसोल्ड पड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक भी बोलेंगे और क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और 1 अप्रैल को जब हमने दोबारा से अपनी नई बुक स्टार्ट की, तो जो स्टॉक 31 मार्च को, यानी कल, जो कल निकल चुका है, उस दिन क्लोजिंग स्टॉक था, वो 1 अप्रैल को नई बुक्स बनेंगी, अब पुरानी बुक्स नहीं होंगी, न्यू बुक्स स्टार्ट की जाएंगी, उसमें वो क्लोजिंग स्टॉक वही वैल्यू क्या कहलाएगी बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। ओके, चलिए, और फिर हम सेकेंड ईयर में पूरा बिजनेस करेंगे, पूरा ईयर बिजनेस करेंगे, और फिर सेकेंड ईयर के एंड में फिर हमारे पास कुछ स्टॉक बच जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और जो हमारा 1 अप्रैल को था वो क्या था, ओपनिंग स्टॉक। ओके, आई होप पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म और आती है बच्चों, इन्वेंट्री। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ट्रेडिंग कंसर्न्स वर्ड यूज करती हैं स्टॉक, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स यूज करते हैं इन्वेंट्री। अब मैं जो आपके सामने एग्जाम्पल कोट करने जा रही हूँ, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सपोर्ट हाउस है। ओके, अब इसमें देखिए, और हम शर्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, फाइन। अब आप देखिए इस पिक्चर में, ये जो रॉ मटेरियल यार्न पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ईयर के एंड में
आज सपोज बिल्कुल ईयर का एंड आ गया, 30 मार्च 31 मार्च है और स्टॉक की कैलकुलेशन चल रही है और फैक्ट्री है, एक्सपोर्ट हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और फिर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब हम स्टॉक वर्ड ना यूज करके वी विल यूज द वर्ड इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन्वेंट्री का फर्स्ट पार्ट हो गया, देखिए ये हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जो अभी यूज नहीं हुआ। ओके, ईयर का एंड आ गया लेकिन हमारा ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको हमने अभी यूज नहीं किया, तो इसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड इज, आप देखिए यहाँ पे कुछ इस पिक्चर के अंदर ये लेडीज क्या कर रही हैं, शर्ट स्टिच कर रही हैं। ओके, और अब हम ईयर के एंड में स्टॉक का यानी इन्वेंट्री का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इन शर्ट्स को हम क्या कहेंगे, ना तो ये शर्ट बनी है, ना ये यार्न की फैब्रिक की फॉर्म में है, ना ये रॉ मटेरियल है, ना ये फिनिश प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, सेमी फिनिश गुड्स वी कैन से। तो इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। मटेरियल नीड्स फर्दर प्रोसेसिंग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? मटेरियल, रॉ मटेरियल दैट नीड्स फर्दर प्रोसेसिंग, जिसके ऊपर अभी और प्रोसेसिंग होनी है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। उसके बाद हमारे पास, हम एक गोडाउन में हम गए और हमने चेक किया कि हमारे पास बहुत सारी शर्ट्स जो हमने एक्सपोर्ट करने दी, बहुत सारी शर्ट्स हमारी पैक हो चुकी हैं, तैयार हैं। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, तैयार हो चुकी हैं लेकिन अभी हमने इनको सेल नहीं किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक है। ये मतलब ये हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक ईयर के एंड में जो बचा हुआ है, ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस जो काम अभी चल रहा है, और ये कौन सा हो गया, हमारा फिनिश गुड जो बन चुका है लेकिन अभी सेल नहीं हुआ। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हमारा एक्सपोर्ट हाउस है, तो हमें जर्मनी से ऑर्डर्स आते हैं और उनकी एक कंडीशन है कि हम तब आपको ऑर्डर देंगे अगर आप शर्ट के साथ ट्राउजर भी सेल हमें देंगे। अब मान लीजिए हम ट्राउजर्स बनाते ही नहीं, हमारी फैक्ट्रीज में ट्राउजर नहीं बनता, शर्ट्स बनती हैं, तो हम क्या करते हैं, लेकिन हमें ऑर्डर तब मिलता है जब हम ट्राउजर भी देते हैं, तो हम मार्केट से उनको ट्राउजर लेके उनको सैंपल अप्रूव करा देते हैं और वो हमें ऑर्डर दे देते हैं। तो ठीक है, तो अब जो ट्राउजर्स हैं वो हम क्या करेंगे, ट्राउजर तो हम बनाते नहीं है, तो हम ट्राउजर क्या करेंगे, आपको भी मैम सोचना क्या है, मार्केट से बने बनाए खरीद लो। ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, वो दैट इज कॉल्ड स्टॉक, जो हमने क्या किया, परचेज किया, कहां से, आगे रीसेल करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया आपको बात बच्चे? तो अब आपको इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम एक बार फिर चलते चलते रिकैप्चुलाइज करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। तो स्टॉक वर्ड यूज करते हैं हम, ये देखो ये है सारा ईयर के एंड में कैलकुलेशंस का काम, स्टॉक भी और इन्वेंट्री भी एंड में जो कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन स्टॉक वर्ड हम ज्यादातर किसके लिए करते हैं, जो हमने रेडीमेड खरीदा और आगे सेल कर दिया, उसमें कुछ सामान हमारा बिना बिका हुआ पड़ा है, अनसोल्ड पड़ा है, तो उसको हम स्टॉक बोलेंगे। लेकिन अगर हमारी फैक्ट्री है तो फिर हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल भी पड़ा होगा, कुछ हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में भी चल रहा होगा, कुछ हमारे फिनिश गुड्स होंगे, ये सब मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ये तब बनेगी सिचुएशन जब हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और स्टॉक इन ट्रेड कब होगा, जब हमने रेडीमेड बाहर से खरीदा है। तो आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। तो इससे ये क्लियर हो गया कि स्टॉक इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो, और अगर ट्रेडिंग है तो फिर तो हमारे पास होता ही स्टॉक है, फिर तो इन्वेंट्री है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड स्टॉक। चलते चलते अब बच्चे, एक मैंने कहा था बच्चे अक्सर पूछते हैं मैम गुड्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मैंने अपने लेक्चर के बिगनिंग में बताया। चलिए अब हम इसको एक बार फिर फिनिश करते हैं। गुड्स का मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए हमारा गोडाउन है, इमेजिन कीजिए हमारे गोडाउन में 2 ब्लॉक्स हैं, लेफ्ट ब्लॉक राइट ब्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट ब्लॉक में जो सामान पड़ा है, शर्ट्स, हमारी कंपनी हमने इमेजिन किया शर्ट्स बना रही है, तो जो लेफ्ट पे जितनी भी शर्ट्स पड़ी हैं वो हमारी सेल हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुई कस्टमर तक, सेल हो चुकी है, सोल्ड है। और जो राइट पे पड़ी है वो अभी बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, हमने थोड़ा अलग कर रखा है कि ये सोल्ड है, ये अनसोल्ड है। तो जो राइट पे पड़ी है अनसोल्ड है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्टॉक, और जो गुड्स वर्ड है वो हम लेफ्ट और राइट दोनों के लिए करेंगे, क्योंकि शर्ट्स में हम डील करते हैं। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर, शर्ट्स में हम डील करते हैं,
चाहे वो सोल्ड है चाहे वो अनसोल्ड है, वो हमारी कमोडिटी है, वो हमारे गुड्स हैं, लेकिन स्टॉक उसको तब हम कहेंगे जो पार्ट हमारा सेल नहीं हुआ। मैं आपको पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हमारी एक टर्म है स्टूडेंट्स परचेजेस। आइए हम बात करते हैं परचेजेस की। तो बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स देखिए सर्विसेज वर्ड हम बार बार ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, क्योंकि बिजनेस सिर्फ गुड्स का ही नहीं होता, ट्रांसपोर्ट कंपनी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो सर्विसेज के भी बिजनेस होते हैं, पर हमारी जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा गुड्स के साथ हम चले तो हमारे को हम कंफर्टेबल फील करेंगे। बाकी आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि बिजनेस गुड्स का भी होता है, बिजनेस सर्विसेज का भी होता है, बट वी स्टूडेंट्स विल फील मोर कंफर्टेबल व्हेन वी कोड, क्योंकि ज्यादातर होते भी गुड्स ही हैं। सर्विसेज के इंडस्ट्रीज कम होती है, गुड्स की ज्यादा रहती है। तो आगे बढ़ते हैं। परचेजेस, इट इंक्लूड्स कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। एक बात बड़े अच्छे से क्लियर कर लीजिए, परचेजेस डज नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ एसेट्स। अब जैसे हम अपने अकाउंट्स में जब परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे तो वी विल रिकॉर्ड ओनली परचेज ऑफ गुड्स। आई रिपीट, वी विल रिकॉर्ड ओनली जो परचेजेस हम टोटल करें, हमने पूरे ईयर में कितना परचेज किया, तो वी विल इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स। हम एसेट की परचेज को गुड इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए, जिस साल जब हम बिजनेस कर रहे थे, हमारे को मान लीजिए हमारा बिजनेस 5 इयर्स पुराना है, तो 5 इयर्स पहले हमने जो मशीनरीज खरीदी थी उसमें से एक मशीनरी हमको बहुत परेशान कर रही है, वो बार बार रिपेयर मांग रही है, उसके ऊपर बड़े पैसे वेस्ट हो रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। अब हम क्या करें? तो आप कहोगे मैम सोच क्यों रहे हो, परचेज वन मोर मशीनरी, बिजनेस के लिए एसेट खरीदिए। वो जो हमने मशीनरी खरीदी दैट इज आवर एसेट, क्योंकि वो मशीनरी हमने आगे सेल करने के लिए नहीं खरीदी। गॉट माई पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें वो मशीनरी सेल करने, रीसेलिंग पर्पस से नहीं है, वो हमारी एसेट है, नॉन करंट एसेट जो हमने डिस्कस किया था, तो दैट इज द एसेट। लेकिन जो हम गुड्स खरीद रहे हैं, जो हमने आगे सेल करने के लिए खरीदे हैं, तो उसको हम क्या, अगर हमारी फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अगर हमारी ट्रेडिंग है तो रेडीमेड गुड्स खरीदेंगे, तो वो क्या कहलाए, उसको हम परचेजेस में इंक्लूड करेंगे। गॉट इट? और हम परचेजेस के अंदर कैश परचेज को भी इंक्लूड करेंगे, क्रेडिट परचेज को भी इंक्लूड करेंगे। कैश परचेज, हमने कैश पे किया, परचेज किया, लेकिन अगर हमने क्रेडिट पे भी किया तो कोई बात नहीं, वी विल मेक द पेमेंट विद इन फ्यू मंथ्स, हम कुछ महीनों में पेमेंट कर देंगे। ओके, चाहे हमने बीपी के थ्रू पे किया है, बीपी के थ्रू परचेज किया है, या क्रेडिटर से डायरेक्टली परचेज किया है, हमने अभी पैसे नहीं दिए तो भी वो हमारी परचेज इंक्लूड होगी। पैसे हम आज दें या कल दें, हमने खरीद लिए तो इट इज, वो गुड्स होने चाहिए, वो एसेट नहीं होनी चाहिए। एसेट की अलग रिकॉर्ड होगा अकाउंट्स में, गुड्स का अलग रिकॉर्ड होगा, और परचेज में सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म आ गई, परचेज रिटर्न, और इसके बाद मैं अपने टॉपिक को यहीं पे, ये वाले प्रेजेंटेशन को फिनिश करूंगी। तो आप देखिए परचेज रिटर्न, when purchase goods are returned to supplier। क्या बोला आप? अब बच्चों कि अगर आपको ये सूटकेस वाले जो हमारी फिगर है, इसको अगर आप पहचानते हैं तो इनको हमने क्रेडिटर्स की तरह यूज किया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बिजनेस, ये हमारा गुड्स स्टॉक, और ये हमारे क्रेडिटर। क्या नाम था हमारे क्रेडिटर का? मिस्टर विकास, याद आ गया, वेरी गुड। तो आगे बढ़िए। अब देखिए हमने मिस्टर विकास से गुड्स खरीदे, हमने मिस्टर विकास को कहा था कि हमें, अब हम कौन सा बिजनेस का एग्जांपल लें? चलिए हम ट्राउजर्स का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, हमने उन्हें कहा था कि हमारे यहाँ सिर्फ डेनिम ट्राउजर्स की डिमांड है, नॉन डेनिम की डिमांड नहीं है, मतलब हमारे यहाँ नहीं है डिमांड। ओके, तो हमने उनको जब ऑर्डर दिया तो उन्होंने बाय मिस्टेक या किसी भी रीजन से उन्होंने कुछ नॉन डेनिम ट्राउजर्स भी भेज दिए। ओके, अब हमको नॉन डेनिम की हमारे यहाँ कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करें? वेरी सिंपल, हम उनके गुड्स उनको वापस कर देंगे, क्योंकि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया था, हम उन्हें क्यों लें? ओके, दूसरी बात,
ऐसा भी रीजन हो सकता है, कई बार गुड्स आते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, वो कई बार सप्लायर को भी नहीं पता होता, ऐसा नहीं कि उसने इंटेंशनली किया है, वो बाय मिस्टेक हो जाता है। कुछ गुड्स आते हैं तो उसमें डिफेक्टिव है, तो हम उनको फोन करेंगे तो वो क्या कहेंगे, कोई बात नहीं जी आप वापस भिजवा दो। ओके, तो हम अब ये देखो, ये हमारी बिजनेस प्लेस है, ये डिब्बे में सामान पैक हो गया, इसके अंदर सारा डिफेक्टिव सामान जो भी, या जो ऑर्डर से अनमैच्ड ऑर्डर से वो हमने जो भी हमने वापस भेजना है वो, और ये वापस हमने किसको पहुंचा दिया, सप्लायर को पहुंचा दिए। इनको हम कहते हैं परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया। एंड ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, ज्यादा वर्ड रिटर्न आउटवर्ड वर्ड यूज होता है बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, वेरी सिंपल, कि हमने इनको रिटर्न्स आउटवर्ड, इनको हमने क्या किया, हमारे बिजनेस में आया, बिजनेस हमने आउट कर दिया, हमको नहीं चाहिए, तो इनको हम क्या कहेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहाँ पे आज के हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को स्टॉप करते हैं। आई होप पॉइंट्स आर क्लियर। इफ देयर आर डाउट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक योर डाउट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।